जब भारत आजाद हुआ तो बहुत से नेता सत्ता के पीछे भागे, लेकिन एक नेता था जिसने सत्ता नहीं, गरीब कल्याण के क्रांतिकारी रास्ते को चुना। सत्ता खुद चलकर उनके पास आई और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों को चुना, न कि कुर्सी को। वो बंगाल की धरती से निकला एक ऐसा लाल सितारा था जिसने 23 साल मुख्यमंत्री रहते हुए गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया। उस महान शख्सियत का नाम है कॉमरेड ज्योति बसु। लेकिन ज्योति बसु ने पीएम के पद को ना क्यों कहा? ज्योति बसु ने बंगाल में ऐसा क्या किया जो हर चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जीतती चली गई? एक संपन्न परिवार में पैदा हुए कॉमरेड ज्योति बसु ने आखिर क्यों क्रांति का पथरीला और तकलीफदेह रास्ता चुना? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश कॉमरेड ज्योति बसु, द रेड स्टार ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में। ज्योति बसु का जन्म 8 जुलाई 1914 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर निशिकांत बसु एक जाने माने डॉक्टर थे। उनका परिवार कुलीन, शिक्षित और संपन्न था। उनकी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के लोरेटो स्कूल और सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने हिंदू कॉलेज में ग्रेजुएशन की। 1935 में पढ़ाई के लिए जब ज्योति बसु को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेजा गया तो उनकी सोच बदल गई। वहां वो हरोल्ड लेस्की जैसे प्रसिद्ध समाजवादी विचारकों के संपर्क में आए। उन्होंने ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी की बैठकों में हिस्सा लिया। उनके भीतर एक विचार पैदा हुआ, भारत लौटूंगा और गरीबों शोषितों की जिंदगी बदलने के लिए क्रांति करूंगा। 1940 में जब ज्योतिदा भारत लौटे तो आते ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य बन गए और काम शुरू किया। विदेश में पढ़कर आए नौजवान को ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने मजदूरों की कठिन जिंदगी का दर्द अपने अंदर उतार लिया और रेलवे मजदूरों, ट्राम वर्कर्स, डॉकयार्ड कर्मचारियों की आवाज बने। सन 1943 में बंगाल अकाल के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर राहत कार्यक्रम चलाए और जमाखोरों के अन्न भंडार खुलवाए। साल 1946 में ज्योतिदा को कम्युनिस्ट पार्टी ने रेलवे कर्मचारियों के नेता के तौर पर पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा। उन्होंने कांग्रेस के हुमायूं कबीर को शिकस्त दी और विधायक बने। विधानसभा में अन्न संकट पर उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि लोग सन्न रह गए। उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने और अंग्रेजों को मार भगाने का नारा बुलंद किया। भारत के आजाद होने के बाद भी जब कांग्रेस सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म नहीं की तो उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। नतीजा, उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया और जेल जाना पड़ा। इस बीच 1952 के विधानसभा चुनाव में बसु ने 12 नगर सीट से जीत हासिल की और कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। बसु को सर्वसम्मति से सीपीआई के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। साल 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में वैचारिक कारणों से विभाजन हुआ। ज्योति बसु ने ईएमएस नपुंद्रिपाद, पी सुंदरैया, ए.के. गोपालन, बी.टी. रणदिवे समेत तमाम कॉमरेड्स के साथ मिलकर सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की स्थापना की। इस बीच पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर खाद्य आंदोलन चले और राजनीतिक अस्थिरता आई। साल 1967 और साल 1969 में ज्योतिदा पश्चिम बंगाल के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये गठजोड़ सरकारें ज्यादा नहीं चल पाई। इसके बाद आया साल 1977। 1977 के चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने। पूरी दुनिया सन्न रह गई। एक कम्युनिस्ट चुनाव जीतकर सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो 23 साल तक लगातार जारी रहा। ज्योति बसु ने न केवल सरकार चलाई बल्कि क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी। उन्होंने जमींदारी के खिलाफ ऑपरेशन बरगा शुरू किया। इसका मकसद था बटाईदार किसानों को जमीन का कानूनी अधिकार देना। जमीन किसकी? जो जोते उसकी। लाखों गरीब किसानों को पहली बार जमीन का हक मिला। इसके साथ ही 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन को ताकत मिली। उन्होंने सरकारी स्कूलों और शिक्षकों की संख्या बढ़ाई और शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाया। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट सरकार विकास और सामाजिक न्याय के नए रिकॉर्ड बना रही थी। अब आया साल 1996। केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनने जा रही थी। गठबंधन के सभी दल चाहते थे कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री बने, लेकिन सीपीआईएम की केंद्रीय समिति ने मना कर दिया। सीपीआईएम का मानना था कि गठबंधन सरकार का मुखिया बनकर उन्हें मार्क्सवादी नीतियों और कार्यक्रम को लागू नहीं करने दिया जाएगा।
अन्य पूंजीवादी पार्टियां उनकी सरकार नहीं चलने देगी। उन्होंने पार्टी के फैसले के चलते पीएम की कुर्सी को ना कह दिया। साल 2000 में उन्होंने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला किया। 2001 में ज्योति बसु ने राजनीति से संन्यास ले लिया और उनकी जगह पश्चिम बंगाल की कमान बुद्धदेव भट्टाचार्य ने संभाली। ज्योति बसु की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनसे प्रेम करते थे। उन्हें संन्यास लेने के बावजूद 2005 में सीपीआईएम की 18वीं कांग्रेस में पोलित ब्यूरो का सदस्य चुना गया। वक्त के साथ उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। आखिरकार 1 जनवरी 2010 को निमोनिया की वजह से उन्हें एएमआरआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 जनवरी 2010 को मल्टी ऑर्गन फेलियर से 95 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। लेफ्ट फ्रंट के नेता विमान बसु ने रोते हुए ये दुखद समाचार लोगों को सुनाया। इस खबर से पूरा देश शोक के सागर में डूब गया। बंगाल का लाल सितारा चला गया। ज्योति बसु का जीवन हमें सिखाता है कि सिस्टम को बदलने के लिए हथियार उठाना जरूरी नहीं है। लोकतांत्रिक तरीकों से भी जनहितकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करके लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। हम बंगाल के सपूत कॉमरेड ज्योति बसु को लाल सलाम पेश करते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और जरूर सब्सक्राइब करें।